भाई सभी को नमस्कार। रात के बज रहे हैं 3 और मैं आपके लिए कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। उम्मीद है आप इस मेहनत को पसंद कर रहे होगे। अगर पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। आप सभी को पता है ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है और पीरियोडिक टेबल को लेकर शायद मुझे बताना ना पड़े कि कितना फेवरेट टॉपिक है रेलवे का, नहीं बताना पड़ेगा। तो आज मैं आपको हर एक पॉइंट पहले थ्योरी कवर कराऊंगा, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट थ्योरी कवर कराऊंगा और थ्योरी के बाद मैं आपको उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देख लिया ना तो 6 नंबर ये मानकर चलिएगा आपके कंफर्म है। रेलवे ग्रुप डी में 6 नंबर की ये क्लास है कंप्लीट। ग्रुप डी का एक पसंदीदा टॉपिक रहा है। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को कवर करेंगे थ्योरी और एमसीक्यू के फॉर्मेट में और कम समय में, मतलब जिसके लिए आपको 7 घंटे देने पड़ेंगे उससे ज्यादा कंटेंट मैं आपको 20 मिनट में दे दूंगा। बस आप धैर्य के साथ कंप्लीट वीडियो को देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, वो थे मेंडलीफ, है ना। मतलब मेंडलीव की सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में वर्णन आता है जो आज वर्तमान में देखने को मिलती है। उसका उसके आधार पर क्लासिफिकेशन समझ रहे हो। जैसे वर्तमान की जो पीरियोडिक टेबल है वो बनाई गई थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहले हमें उसे ही पढ़ना होता है। तो अगर मैं बात करूं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को लेकर की पॉइंट, हम की पॉइंट को लेकर बात करेंगे। इन्होंने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के यानी एटॉमिक मास के आवर्ती फलन होते हैं, इन्होंने ऐसा कहा। इनके समय पर 63 तत्व ज्ञात थे पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है। इनके समय 8 कॉलम और 7 इन्होंने पीरियड बनाए अपनी पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा मैं बात करूं, इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दी, यानी ये टेबल जो आपको देखने को मिल रही ये इन्होंने सबसे पहले दी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ पीरियड टेबल कहा जाता है। जबकि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है मौजले को, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने कुछ अपनी पीरियोडिक टेबल में जगहों को खाली छोड़ा। कौन कौन सी जगह, कितनी कितने क्वेश्चन इससे लेकर बने आप नहीं खुद नहीं जानते होंगे। जैसे इन्होंने ए का बोरोन को छोड़ा जिसके स्थान पर कैडमियम आया, ए का एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम आया और ए का सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम को रखा गया था। मेंडलीफ ने अक्रिय गैसों के लिए भी जगह छोड़ी थी। ये भी खास बात है, ये की पॉइंट है बिल्कुल। अगर मैं बात करूं इनके पीरियोडिक टेबल को लेकर क्या क्या नुकसान रहे, क्या क्या इनके कह सकते हैं, क्या क्या इनके कह सकते हैं गैप रहे इनकी पीरियोडिक टेबल में। जैसे इनकी पीरियोडिक टेबल के गैप ये रहे कि इन्होंने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था जो कि गलत था। ठीक है, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखना चाहिए था। इन्होंने आइसोटोप्स यानी समस्थानिकों के लिए कोई भी स्थान नहीं छोड़ा था। ठीक है ना। हाइड्रोजन की स्थिति इनके समय पर फिक्स नहीं थी। 63 तत्व ज्ञात थे, उसके बाद के तत्वों के लिए कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं था। ठीक है। इसके अलावा कोबाल्ट को जिसका परमाणु भार ज्यादा था निकिल से पहले रखा गया था। ठीक है, ये इनकी कमियां थी। तो कमी आपने पढ़ ली, खास बातें आपने पढ़ ली, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है डोबेनियर का त्रिक नियम। डोबेनियर ने 3-3 के पेयर बनाए। तो ये 3 पेयर बड़े पूछे जाते हैं। जैसे इन्होंने लिथियम के साथ सोडियम पोटेशियम को रखा, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से कैल्शियम और बेरियम के साथ किसको रखा था। तो ये 3 ट्रायोड याद रखेंगे। इन्होंने कहा था कि अगर हम 2 के परमाणु भारों को ऐड करेंगे, पहला और तीसरा, तो दूसरे का परमाणु भार आ जाएगा एवरेज निकालने पर। ऐसा कहा गया था डोबेनियर के त्रिक नियम में। ठीक है, तो ये तो आप समझ पाए होंगे। अब इसके हम की पॉइंट देखते हैं। इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा और कहा इन्होंने कि पहला और तीसरे का एवरेज निकालेंगे तो बीच वाले का परमाणु भार आएगा। क्लियर है। इसके अलावा इनके समय पर केवल 53 तत्व ज्ञात थे, 53 तत्व खोजे गए थे। इसके अलावा प्लेटिनम उत्प्रेरक जिसके बारे में आप खूब पढ़ते हो, उसकी खोज जो है तो डोबेनियर के द्वारा की गई थी। ये भी की पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये ट्रायोड आप याद रखेंगे। अगला आता है हमारे पास न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के समय पर 56 तत्व ज्ञात थे, ये याद रखेंगे सबसे पहला। इसके अलावा इन्होंने भी एलिमेंट को एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, ये याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि पहला तत्व 8वें तत्व के साथ समानता दर्शाता है, जैसे सारे गामा पाधा नी सा, उसके आधार पर इन्होंने क्रम को सजाया था। ठीक है। इन्हें केवल हल्के तत्व तक ही ये लागू होता है, कैल्शियम के बाद तो ये लागू ही नहीं होता है, भारी तत्वों पर ये लागू नहीं होता है, इसीलिए इनका ये मॉडल फेल रहा। कैल्शियम तक लागू होता है, भारी तत्वों पर लागू नहीं होता है। इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, इसलिए फेल रहा। ये सारे के सारे की पॉइंट थे किसको लेकर, न्यूलैंड के अष्टक नियम को लेकर।
अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल को लेकर, तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट वर्तमान में हैं, जिसमें 91 धातुएं, नॉन मेटल 17 हैं, मेटेलॉइड 7 हैं और अननोन जो है वो 3 है। टोटल 118 एलिमेंट वर्तमान में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर मैं बात करूं, फिर आता मोजले का परमाणु मोजले के पीरियोडिक टेबल, और मोजले की ये वर्तमान पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती है। इसको लेकर खास बातें, इन्होंने बांटा पीरियोडिक टेबल में डिवाइड किया, लेकिन उसको लेकर खास बातें, मोजले ने परमाणु भारों के नहीं बल्कि परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था, इसीलिए इनकी जो है पीरियोडिक टेबल सफल रही। और वर्तमान में जो हमें पीरियोडिक टेबल देखने को मिलती है वो किसकी है, वो है मोजले की। इसीलिए कहा जाता है मोजले जो है वो पीरियोडिक टेबल के फादर है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जबकि पीरियोडिक टेबल के फादर किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है मेंडलीफ को, जबकि मॉडर्न मोजले को कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान वाली पीरियोडिक टेबल इन्हीं के आधार पर डिजाइन की गई है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये मैंने आपको लिखकर बता दिया, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा आप याद रखेंगे पहला और दूसरा जो हमारे पास ये देखने को मिलता है, इसे कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट। जबकि 13 से लेकर और 18 के जो ये आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। बीच वाले 3 से लेकर 12 तक के कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और नीचे के एक्टिनोइड और लेंथिनोइड सीरीज जो कहलाती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है 6 ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहा जाएगा, एस ब्लॉक में होंगे, पी ब्लॉक में होंगे, डी ब्लॉक में होंगे। तो डी ब्लॉक क्लियर है, एस देखो एस 1 और 2, पी 13 से लेकर 18, डी 3 से लेकर 12 और एफ जो होगा वो लेंथिनोइड और एक्टिनोइड होगा। नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं, जो मैंने आपको ये सारा का सारा बता दिया। मैंने क्या कहा, 1 और 2 के कहलाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, डी जो कहलाएंगे इसमें अधिकतर मेटल्स को रखा गया है, ठीक है ना, और ये जो कहलाएंगे वो 3 से लेकर 12 तक कहलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट जो है इसमें मेटल, मेटलॉइड और ये सारे आते हैं, जो हमारे पास 18 तक हैं। कहां से 18 तक हैं, 13 से लेकर 18 तक है ना। और एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथिनोइड और एक्टिनोइड सीरीज आती है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, आपने कहा बिल्कुल बता दिया। नेक्स्ट आगे की ओर आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, जो फैक्ट है उनको लेकर केवल बात करेंगे हम। आगे की ओर आओ, देखो जैसे हाइड्रोजन रखा गया है, खास बातें समझिएगा, हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। उसके बाद आता है लिथियम, लिथियम हमारे पीरियोडिक टेबल की सबसे हल्की धातु है, ठीक है ना। फिर आता है सोडियम, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं और ये जल के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन करती है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को लेकर दोनों खास बातें हैं ये, ठीक है, ये दोनों क्लियर हुई। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला फैक्ट। अगला फैक्ट क्या आता है, अगले फैक्ट की ओर बढ़ेंगे तो फिर आता है हमारे पास ये आ रहा कैल्शियम। कैल्शियम हमारे बॉडी में जो हड्डियां हैं उनका सबसे बड़ा कंपोनेंट कैल्शियम होता है। विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करता है। उसके बाद आता है सीजियम, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु अगर कोई सी है तो वो सीजियम है ना। सीजियम को कहा जाता है रूम टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु। फिर आता है हमारे पास प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु पूरे पीरियोडिक टेबल की। फिर आता ऑस्मियम, सबसे भारी धातु पूरी पीरियोडिक टेबल की। उसके बाद आता है हमारे पास पारा, पारा सबसे ज्यादा सुचालक धातु है किसकी, हीट की, और एकमात्र धातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास चांदी, चांदी को लेकर मैं बात करूं सबसे ज्यादा विद्युत की सुचालक चांदी है। अगर मैं बात करूं सोने को लेकर तो सोना जो है ये सबसे ज्यादा तन्य धातु है जिसे हम तारों में और चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल वे में। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला अगले फैक्ट की ओर बात करें तो अगला आता हमारे पास, देखो मैंने बताया ये तो मैं बता दिया चांदी, और उसके बाद आओ, उसके बाद आता हमारे पास कार्बन। कार्बन के बारे में सुनेंगे, कार्बन के 3 अपर रूप हैं, एक तो हीरा है, ग्रेफाइट और फुलरीन है। हीरा जो है पूरे ब्रह्मांड की सबसे कठोर तत्व कहा जाता है, ये पारदर्शी होता है, ठीक है ना, ये सबसे शुद्धतम रूप होता है कार्बन का। कार्बन जो है उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन बनाता है। फुलरीन जो है कार्बन का अपर रूप है, जो जिसकी आकृति फुटबॉल के आकार की होती है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है जो कि नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है। इसके अलावा यह एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है और कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद चांदी को लेकर मैंने बात कर ली। उसके बाद एक आता हमारे पास कौन सा, सिलिकॉन। यहां पर एक तत्व एल्यूमिनियम और सिलिकॉन दो आते हैं। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है, जबकि भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपधातु सिलिकॉन है, ठीक है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, बाकी तो मैंने बात आपसे कर ही ली है सारी चीजों को लेकर। आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, चलिएगा। उसके बाद
उसके बाद बात करते हैं फैक्ट को लेकर। जैसे 17वां जो पूरा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 17 है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील ग्रुप कहलाता है 17 ग्रुप, जिसे हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा क्रियाशील जो फ्लोरीन है 17वें ग्रुप में, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, ये सभी के सभी क्या है हमारे पास हेलोजन है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन क्रियाशील है और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील ग्रुप है 17। इसके अलावा ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ग्रुप 18 जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है और इन्हें जीरो ग्रुप में रखा गया है। नियोन एक ऐसी गैस है जिसका यूज हम जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें नियोन का यूज करते हैं, विज्ञापनों में। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस जो है हमारे पास वो कौन सी है, अक्रिय गैस आर्गन है। जबकि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस जो वो नाइट्रोजन है। हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर है, चलिएगा। जीनोन जो है इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। रेडोन जो है इसे कहा जाता है, रेडोन सबसे भारी अक्रिय गैस है, इसीलिए हमारे पृथ्वी में अंदर घुस जाती है और जब भूकंप आता है तब बाहर निकलती है। ठीक है, चलिएगा, ये सारी के सारे क्लियर हुए चीजें। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज को लेकर मैं बात करूं, ये आपको लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज दिख रही है ये वाली, तो इनके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मैं लेंथेनॉइड को लेकर बात करूं तो लेंथेनॉइड सीरीज जो है ना वो लेंथेनियम के बाद के एलिमेंट है। लेंथेनॉइड सीरीज में कहां से स्टार्ट होता है लेंथेनॉइड, एक तो 6 पीरियड में आता है, ये स्टार्ट होता है सीरियम से और सीरियम का परमाणु क्रमांक है 58, खत्म होता है ल्यूटेटियम पे और इसका परमाणु क्रमांक है 71। तो ये टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट इसमें 14 हैं। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां से आपसे कहेगा लेंथेनॉइड सीरीज जो है किसके बाद स्टार्ट होती है, लेंथेनियम के बाद स्टार्ट होती है। किस में आती है, 6 पीरियड में आती है। कहां से स्टार्ट होती है, सीरियम तत्व से, परमाणु क्रमांक 58 है। कहां पर खत्म होती है, ल्यूटेटियम पर, परमाणु क्रमांक कितना है, 71 है, टोटल एलिमेंट 14 है। उसी तरीके से आता है एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड सीरीज एक्टिनियम तत्व के बाद स्टार्ट होती है, 7th पीरियड के एलिमेंट आते हैं। इसमें सबसे पहला एलिमेंट थोरियम है जिसका परमाणु क्रमांक 90 है और सबसे लास्ट का जो है वो है लॉरेंसियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 है। और इसमें टोटल 14 एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं मेरे भाई, इसमें टोटल 14 एलिमेंट आते हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें, उम्मीद है आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, आगे की ओर बढ़ूं तो आगे आपको मैं फैक्ट बताता हुआ चलूंगा, आप गौर करते हुए चलेंगे। जैसे मैं कार्बन को लेकर बात करूं, कार्बन जो है ना बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, है ना, समझते रहिएगा, मैं यहां पर टिक करता रहूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण सहसंयोजी बंध बनाता है, सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके हैं, कार्बन के ही कंपाउंड है ना। इस तरह इसके यौगिक बनाने की इस क्रिया को कहा जाता श्रृंखलन। तो कई बार एग्जाम में पूछता है इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस क्रिया को श्रृंखलन के रूप में जानते हैं। इसके 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। सबके बारे में मैं बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा थोड़ा बताता हुआ चलता हूं। जैसे कार्बन का अपर रूप है हीरा, पहली चीज है ना। दूसरा, इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे होते हैं इसलिए इसकी आकृति बहुत ठोस होती है, इसलिए सबसे कठोर तत्व कहा जाता है। ये पॉइंट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, यह ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर है, ये पॉइंट क्लियर। ठीक है ना। इसका प्रयोग कांच काटने में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में इसका यूज किया जाता है, तो आभूषण और कांच काटने में यूज होता है। इसकी आकृति 3D शेप में होती है, आप सभी ने देखी होगी। ठीक है ना, और ये कैसा है, क्रिस्टल की तरह दिखाई देता है, तो एक कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। ठीक है, यहां तक की चीजें आप सभी को पता है, हम हीरे के आर पार देख सकते हैं, इसीलिए कैसा पारदर्शी है, जल में अविलेय, जल में घुलता नहीं है, और 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह कार्बन छोड़ने लगता है। ठीक है, यहां तक की चीजें। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी कार्बन का क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, पहला पॉइंट है ना। इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें जो है हल्की सी हीट और इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, इसीलिए एकमात्र ऐसी अधातु है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है ना। एकमात्र नॉन मेटल जिसमें चमक होती है। ठीक है ना, इसका प्रयोग हम पेंसिल में करते हैं, इसका प्रयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसका प्रयोग हम जूतों में जो पॉलिश करते हैं ना, पॉलिश का पाउडर बनाने में करते हैं, तो जूतों पर पॉलिश करते हैं उसका पाउडर बनाने में करते हैं, पेंसिल बनाने में इसका यूज किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका यूज किया जाता है। याद रखेंगे ये सारे के सारे पॉइंट किसको लेकर थे, ग्रेफाइट। नेक्स्ट आता है फुलरीन। फुलरीन भी कार्बन का एक अपर रूप है ना। इसकी आकृति कैसी होती है, हेक्सागोनल यानी फुटबॉल के आकार की होती है, याद रखेंगे। और इसका यूज जो है ना वो रिचार्जेबल सेल बनाने में करते हैं, जिसे बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। यह है फुलरीन को लेकर बातें। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस भी एक नॉन मेटल है,
ये 17वें ग्रुप के अंतर्गत आता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है। ये पानी में सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि ये केरोसिन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो आपसे पूछता है फास्फोरस को किस में संरक्षित करते हैं, तो आपने फास्फोरस को जो है वो पानी में रखा जाता है। इसके 3 टाइप होते हैं, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस जो है ना वो ज्यादा जहरीला नहीं होता, इसलिए माचिस में इसका यूज करते हैं। व्हाइट फास्फोरस जहरीला होता है, याद रखेंगे, और ब्लैक फास्फोरस भी जहरीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, याद रखेंगे, और ये 16वें ग्रुप के अंतर्गत आती है। हमारे शरीर में सर्वाधिक जो है वो ऑक्सीजन ही है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलाई जा सकती है, ठीक है ना। सभी जीवधारियों के भोजन को पचाने के लिए हमारे अंदर ऑक्सीजन का होना जरूरी है। रीजन क्या है, हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं और खाना पचाकर उसे 16% बाहर फेंक देते हैं। लगभग 5% ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन हमारे श्वसन के लिए जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओजोन को लेकर। ओजोन जो है ना, ओजोन हमारे ऊपर समताप मंडल में एक परत पाई जाती है। ये O3 होता है, यानी 3 ऑक्सीजन के अणु मिलकर बनाते हैं। इसके अलावा CFC और कुछ वायुयान उड़ते हैं, उनसे निकलने वाली गैसों से जो ओजोन परत है उसे हानिकारक होती जा रही है, फटती जा रही है। इसके अलावा आप याद रखेंगे ओजोन जो है, ओजोन को लेकर बात करें, इसकी मोटाई जो ओजोन परत की वो डॉप्शन में नापी जाती है, ठीक है। ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो याद रखेंगे ओजोन को लेकर O3 होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत को CFC और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड हानिकारक पहुंचा रहे हैं, और ओजोन की परत की मोटाई को डॉप्शन में नापा जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपके? बिल्कुल क्लियर है, धुआंधार तरीके से, बिना टाइम गवाए। आयोडीन को लेकर मैं बात करूं तो आयोडीन जो है ना, इसका सबसे बड़ा सोर्स समुद्र होता है। आयोडीन जो है, इसकी कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है। यह एक नॉन मेटल होती है आयोडीन। इसके अलावा मैं बात करूं, ये रवेदार ठोस होती है। रवेदार ठोस का मतलब कैसी होती है, जैसे जेली की तरह, है ना। 17वें ग्रुप में रखा गया है, और एक नॉन मेटल होती है आयोडीन, ठीक है ना। इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, और ये सबसे भारी हैलोजन होती है आयोडीन, ठीक है ना। और सरदर्द की दवा, है ना, और कीटनाशक बनाने में किसका यूज किया जाता है, आयोडीन का यूज किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है ब्रोमीन। ब्रोमीन भी एक नॉन मेटल है, एक लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली नॉन मेटल है। आप याद रखेंगे कैसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। एकमात्र ऐसी धातु जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है वो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन है। 17वें ग्रुप में इसे रखा गया है। एटॉमिक नंबर इसका 35 होता है। इसका सोर्स समुद्री खारा पानी होता है, ठीक है ना। नींद की दवा बनाने में ब्रोमीन का यूज किया जाता है। और AgBr होता है ना, उसका यूज करते हैं हम फोटोग्राफी में। तो ब्रोमीन का यूज फोटोग्राफी में भी किया जाता है, ठीक है ना। ब्रोमीन का यूज फोटोग्राफी में भी किया जाता है। उम्मीद है ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आती है क्लोरीन। अगर मैं क्लोरीन को लेकर बात करूं तो क्लोरीन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। इसे 17वें ग्रुप में रखा गया है। परमाणु क्रमांक इसका 17 होता है। इसका यूज हम आंसू गैस, विरंजक चूर्ण, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में करते हैं। इसका यूज पानी की सफाई में किया जाता है। इसका यूज कपड़ों की धुलाई में किया जाता है। जो पानी में आप हल्की सी गंध देखते हो ना, स्मेल सी जो आती है, वो इसी के कारण आती है, ठीक है ना। रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी, पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी के द्वारा। नेक्स्ट आगे क्यों आते हैं, चलिएगा। अब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको थोड़ी देर में कराऊंगा। सेलेनियम, एक सेलेनियम नॉन मेटल है, 16वें ग्रुप में आती है। इसकी खोज बर्जीलियस ने की थी, है ना। इसका यूज फोटोकॉपी मशीन के टोनर में किया जाता है, और इसका यूज प्रकाश सेल में भी किया जाता है। तो कभी कभी सेलेनियम के बारे में ये पॉइंट पूछ लेता है, इन पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन, जो कि 17वें ग्रुप में रखा गया है। सबसे हल्की हैलोजन फ्लोरीन होती है। इसका सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी होती है हैलोजनों में फ्लोरीन, है ना। फ्रिज और AC में से जो हवा भरी जाती है अंदर, वो फ्लोरीन ही होती है, जो हानिकारक होती है बहुत ज्यादा, है ना। टूथपेस्ट में फ्लोरीन का यूज किया जाता है, और इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर में फ्लोरीन का यूज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट किसको लेकर थे, फ्लोरीन को लेकर थे, ठीक है ना। उसके बाद आती है सल्फर। अगर मैं सल्फर को लेकर बात करूं तो सल्फर भी क्या है, एक आपने सल्फर भी एक समझेंगे। सल्फर सबसे पहले एक नॉन मेटल है, पहला पॉइंट। दूसरा 16वें ग्रुप में एलिमेंट है। यह भूपर्पटी पर 0.05 से लेकर 1% तक पाई जाती है। इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। इसके अलावा नेचुरल रबड़ बनाने में हार्डनेस जो दिया जाता है, नेचुरल रबड़ बहुत सॉफ्ट होती है, हार्डनेस के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। इसके अलावा एसिड रेन जो होती है ना, एसिड रेन, वो भी हमारे पास सल्फर के कारण होती है, यानी SO2 के कारण होती है। इसके अलावा S+O2 मिलाकर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनाई जाती है। ये सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, जैसे FeS यानी फेरस सल्फेट,
PbS यानी लेड सल्फाइड और CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, इस रूप में गैस पाई जाती है। क्लियर है? आइएगा अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करता हूं। जो मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी करानी है मैं उसकी तरफ आता हूं। एक बार आप सभी आ जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देता हूं थोड़ी सी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको सारा का सारा पीरियोडिक टेबल का निचोड़ पढ़ा दिया है ना। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? पूरा पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको निचोड़ पढ़ा दिया है। ठीक है, अब निचोड़ के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे की चीजों को लेकर। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस में थोड़ी सी आपको करा देता हूं ताकि आपको कोई भी इसको लेकर डाउट ना आए। ठीक है ना, कोई भी डाउट इसको लेकर आपको ना आए। आओ क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको फटाफट से करा देता हूं, रुको आ जाओ। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेता हूं, ये रहा पूरे 1000 रुपए के लिए। अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो मैंने आपको बताया था 118। 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए वर्गीकरण पर आधारित है? देखो, डोबेनियर का त्रिक नियम दिया गया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, मैडम क्यूरी ने नहीं, मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी ना उसी में थोड़ा सा चेंजेस करके मोजले ने अपनी आवर्त सारणी दी थी। याद रखेंगे, तो इसी के आधार पर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम है। किसका? न्यूलैंड का अष्टक नियम है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक है हमारे पास हाइड्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, भूपर्पटी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, इसके अलावा हमारे पास है ना ये सारे के सारे एलिमेंट है, याद रखेंगे आप। तो हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, भूपर्पटी पर द्रव्यमान में सर्वाधिक कौन सी है? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक है ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन के बाद आती है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन आती है। नेक्स्ट, भूपर्पटी में ऑक्सीजन के डैश बाद सबसे अधिक मात्रा में कौन है? तो सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पटी पर जो वो सिलिकॉन आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? देखो, रेत होता है SiO2, संगमरमर होता है CaCO3, शक्कर आप सभी को पता है ये भी एक हमारे पास यौगिक है। लेकिन हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है, यानी C केवल एक है, यानी ये मूल तत्व है, बाकी सभी यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, हीरे की खनिजी बनावट किस पर आधारित है? तो मैंने आपको बताया था कार्बन का पर रूप है, तो कार्बन पर आधारित होगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, विद्युत का सर्वोत्तम कुचालक सुचालक कौन सा है? तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा चांदी होता है, सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है। हीरे को लेकर बात करूं तो हीरा सबसे ज्यादा चमकीला होता है। ठीक है ना, तांबा जो मानव के द्वारा यूज की गई पहली धातु तांबा थी। नेक्स्ट, अब आध्यात्मिक तत्व जो विद्युत का सुचालक होता है, तो मैंने आपको बताया था वो है ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु जो किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है? इन्हें कहते हैं शून्य वर्ग के तत्व। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग के तत्व कहा जाता है, याद रखोगे। चलिएगा नेक्स्ट, सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक कहलाता है, फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे हल्का धातु कौन सी है? प्रकृति में तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, सबसे भारी ऑस्मियम है, सबसे कठोर जो है वो प्लेटिनम है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु द्रव अवस्था में एकमात्र है जिसका नाम है ब्रोमीन, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में है। मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है? केरोसिन में। आप सभी को पता है सोडियम और पोटेशियम, अगर ऐसे में आंसर लगाना पड़े तो हमेशा सोडियम को लगाना, दोनों दिए गए हों, वरना सोडियम और पोटेशियम दोनों को ही किस में रखा जाता है? पानी, केरोसिन में रखा जाता है। जबकि हम बात करें किसको लेकर? फास्फोरस को जल में रखा जाता है। सबसे कम आयनन विभव किसका होता है? आपको बताना है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप बताएंगे सबसे कम आयनन विभव किसका होता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, जबकि सीसा जो है बैड कंडक्टर होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी याद रखेंगे। और एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, एक तत्व जिसका इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हो तो उन्हें जोड़ देना है बस, बाकी आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो आंसर होगा 38, है ना, 38 आंसर होगा। नेक्स्ट, तृतीय और चतुर्थ समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म कैसा होता है? देखो, तीसरा और चौथा ग्रुप पूछा आपसे, पहले ये चीज याद रखेंगे, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तीसरे और चौथे ग्रुप में सभी धातुएं हैं। ठीक है, तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? हैलोजन में तो फ्लोरीन सर्वाधिक अभिक्रियाशील है हैलोजन्स में।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, परमाणु क्रमांक 29 किस ब्लॉक में आएगा? परमाणु क्रमांक 29 किस ब्लॉक में आएगा ये आपको बताना है, ये भी आप मुझे होमवर्क में आंसर करेंगे। चलिएगा, परमाणु क्रमांक 29 जो है, देखो एस यहां पर आता है, पी यहां पर आता है, डी है ना, डी। तो आप सीधी सी बात है 29 जो है लगभग यहां पर कहीं पर पड़ता है 29, है ना, तो सीधी सी बात है एसपीडी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालनी है। तो मुझे एक प्यारी सी कमेंट के साथ बताएंगे, क्या मैंने आपको मात्र 25 मिनट में पीरियोडिक टेबल का एक पूरा का पूरा सार दे दिया? इसके लिए आपको 8-9 घंटे बर्बाद करने पड़ते। तो इस तरीके की वीडियो के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। मैं इतना यकीन आपको दिला रहा हूं कि ग्रुप डी के एग्जाम से पहले पहले मैं आपको साइंस का ऐसा कंटेंट दे दूंगा, ऐसा निचोड़ एनसीईआरटी का दे दूंगा कि शायद किसी ने आपको पढ़ाया तक नहीं होगा आज तक। उम्मीद है इतने कम समय में इतना अच्छा रिवीजन शायद नहीं हो सकता विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डालूंगा, तो वहां से इसकी पीडीएफ को लेकर एक बार रिवीजन कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसे भी अच्छे से देखना और इस 10 मिनट शो को कंप्लीट कर देना। मेरे कहने से आप एक नौकरी ले जाएंगे, इतना विश्वास मैं दिला सकता हूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी का काम है। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।